जिस तरह से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से देखा और सुना, तो उसमें यही खुल के आया कि स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है। आज मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया तो उस हिसाब से इनके बयान से लगता है कि ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से ही है। और मैं स्वास्थ्य विभाग में जो महकमा बैठा हुआ है, चाहे माननीय सीएमओ साहब हों या माननीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक साहब हों, मैं इनसे चाहूँगा कि ये इंक्वायरी करें कि ये घटना कैसे हुई। क्या उस दौरान जब ये अपने पेशेंट ले गए तो वहाँ पे क्या कोई डॉक्टर कर्मचारी था कि नहीं था? अगर वो कर्मचारी या डॉक्टर जो भी था, अगर उसके द्वारा लापरवाही की गई है तो जांच करके उसको कठिन जो भी दंडात्मक कार्रवाई उसको किया जाए। सीएमओ साहब से तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि अगर इनके परिवार को न्याय नहीं मिला तो जो आप न्याय के लिए बार बार ये कह रहे हैं, आपके सीएमओ ऑफिस को घेरा जाएगा, उस परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और ऐसी दूसरी घटना ना घटे। तो यहाँ के मैं सीएमओ से कहना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि तत्काल रूप से जो सीएससी इकौना का अधीक्षक है उसको बर्खास्त किया जाए, जिससे आगे इस आंदोलन इस प्रक्रिया का आंदोलन के रूप में न लें। इसलिए मैं फिर से एक बार निवेदन उनसे करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के सीएमओ से कि जल्द से जल्द उस परिवार को कम से कम अभी न्याय नहीं मिल सकता तो उस अधीक्षक के खिलाफ जो यहाँ सीएससी इकौना का है उसके खिलाफ कार्रवाई कर और इस प्रक्रिया को जांच कर जैसे कि परिवार वालों ने बताया कि जब मैं पहुंचा था तो वो सांस चल रही थी। शायद अगर वहाँ अस्पताल में कोई कर्मचारी या डॉक्टर अगर होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो मैं तो उनसे ये भी निवेदन करूंगा जिलाधिकारी से कि इसको पूर्णतः रूप से जांच करा के और अधीक्षक जो यहाँ का है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। पूरी तरीके से जांच होगी तो निष्पक्ष सही पता चल जाएगा क्या दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। और आपके मीडिया के माध्यम से एक बार फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय जी से निवेदन करूंगा कि आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो कम से कम उस परिवार को जाकर, आपके बगल का मामला है, आपके बगल ग्राम सभा का मामला, कम से कम उस परिवार को अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो आश्वासन की तो देके चले आओ कि कम से कम उसे लगे कि हाँ हमारे जनप्रतिनिधि कि कल जब तुम गांव में किसी के दरवाजे पर अनुसूचित के जात के यहाँ, पासी बिरादरी के यहाँ या किसी भी समाज के यहाँ अनुसूचित में पहुंचो तो आपको यह तो लगे कि हाँ किसी अनुसूचित परिवार में आज जाके न्याय दिलाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं उन पीड़ित परिवारों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं बाहर था और हमारे ही बगल की ग्राम सभा कंजड़वा के यहाँ किराए पे रह रहे ये सब निवासी हैं, बगल के गांव के हैं, भलुया के। मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उनके पास नहीं पहुँच पाया। और कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लगातार इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है। मुझे तो यहाँ तक कि ये जानकारी मिली है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो माननीय जी हैं, अगर किसी मीडिया ने सच्चाई दिखाने की अगर कोशिश की तो उनको किसी तरह दलाल सलाल और ये सब बताया गया। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और माननीय विधायक जी से कि अगर पीड़ित परिवार के यहाँ से दुख पड़ी थी, उनका परिवार खत्म हुआ है, सबसे पहले आपको पीड़ित परिवार के यहाँ जाना चाहिए, पीड़ित परिवार को आश्वासन देना चाहिए। हमारे बगल में भी एक भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी में काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको उनके पास उनकी शिकायत करना चाहिए, खुद बीजेपी के विधायक की शिकायत करना चाहिए और कहना चाहिए कि पहले जिसके यहाँ पीड़ा हुई है, जिसके यहाँ दुख हुई है, जिसका परिवार मरा है, जिसका परिवार मरा, उसके यहाँ आके उनको सांत्वना देना चाहिए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक जी यह कह रहे हैं अस्पताल के बारे में कि वो अस्पताल के बारे में बैठ के वहाँ पे सफाई दे रहे हैं कि इसमें उसकी कोई गलतियाँ नहीं है। अरे मैं खुद देख रहा हूँ लगातार कोई भी पीड़ित परिवार, ये तो घटना घट गई है तो सोशल मीडिया में पूरी तरीके से और मीडिया में पूरी तरीके से वायरल चल रही है। मैं खुद कह सकता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मैंने कई बार इसके लिए पत्र लिखा यहाँ के सीएमओ को। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, शायद वो सीएमओ की ट्रांसफ़र भी हुई है, आप मुलाकात हुए हैं, मैंने सुना है। तो जो सीएमओ आए हैं मैं उनको भी पत्र लिख चुका हूँ, कई बार पत्र लिख के ये बता चुका हूँ कि सीएससी इकौना में पूरी तरीके से घोटाला हो रही है। और मुझे तो यहाँ भी कान में सुनने को आया है कि लगातार यहाँ वसूली की जा रही है। वसूली इसलिए की जा रही है कि अगर वसूली करोगे तो अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपकी सफाई देना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि को उस परिवार का हालचाल लेना चाहिए और उसको आश्वासन देना चाहिए कि हम सरकार से बात करेंगे। सरकार से ना बात करने की मंशा इसलिए नहीं जताई क्योंकि यह परिवार अनुसूचित जाति का है, जाति का पासी है। अगर ये जाति का पासी नहीं होता तो शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे शासन और प्रशासन के लोग लग जाते और इस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग और आश्वासन देने का काम करते। लेकिन मैं इस पीड़ित परिवार से मिलने आया, उनको आश्वासन दिया हूं कि सरकार से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से कहेंगे कि अनुसूचित परिवार में इनका दोनों बेटा, एक बेटा एक्सपायर हो गया है, एक बेटा पूरी तरीके से अस्पताल में गंभीर के रूप से इलाज चल रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनकी पत्नी
जो कम से कम बीए ग्रेजुएशन डिग्री करी हैं, उनकी योग्यता के अनुसार इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, अगर कान में मेरी उनकी बात जा रही है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ सरकार से मांग करें, और मैं भी मांग करता हूँ कि उनकी परिवार को जिस योग्यता के लायक हैं, कम से कम उस परिवार को एक छोटी सी नौकरी देने की कृपा करें। तब मैं समझूंगा कि यह सरकार दलित समाज के लिए लड़ने का और दलित समाज को सम्मान देने का काम करती है। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि अगर 27 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी और प्रभारी जी हमारे साथ आए हुए हैं। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आपके परिवार से मैंने फोन से करके विश्वनाथ पाल जी से भी बात की कराया है कि यदि हमारी सरकार बनती है, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मैं आपके परिवार को वादा करके जाता हूं कि एक छोटी सी नौकरियां दिलाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और दिलाऊंगा भी। और अगर जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम आपकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ते रहेंगे। चाहे 26 बीत जाए, चाहे 27 बीत जाए, जब तक आपकी न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक इसकी लड़ाई लड़ती रहेंगे। इसका इलाज कहाँ हुआ? प्राइवेट करवाए हैं पूरा इलाज। और वो जो अभी वो बिना नहीं, हम दोनों सगी बहन। जब लड़का घायल हुआ था तब क्या हुआ? जैसे आप लेके गए अस्पताल में, तो क्या हुआ? जैसे जब हम हॉस्पिटल में इसको लेकर गए, तीनों बच्चों का लेकर के वहाँ गया तो डॉक्टर लोग वहाँ पे ना के बराबर ही थे, इक्का दुक्का लोग वहाँ पर थे। उसके बाद कहे जाइए आप टाका लेकर आइए। और एक लड़का जो उसका सर घायल था, उसको एक ये हमारा लड़का लिए ऐसे पकड़े बैठा हुआ था, और एक जो आकाश गुजर गया है, उस लड़के को लिटाए हुए थे। जब आप गई थी तो उसकी हालत ठीक थी? हाँ, कुछ ठीक थी। अगर सही से उपचार हो जाता तो शायद हाँ, वो बच्चा बच जाता। क्योंकि जब मैं गई और मैंने उसका सर उखाड़ना चाहा तो हमको भगा दिया गया कि सर मत उखाड़िए। तो हमने कहा हम जाएंगे और बच्चे को देखेंगे, मैं उसकी नानी हूँ और बगैर देखे मैं जाऊंगी नहीं। फिर मैंने उसका सर उखाड़ के देखा, उसकी जब नाड़ी मैंने छुई तो नाड़ी उसकी चल रही थी, गर्म थी, लेकिन वहाँ पे उसको केयर करने वाला कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब पूरी अस्पताल की पूरी लापरवाही है। वो लापरवाही से ही बच्चा गुजरा। अच्छा। अगर उसका जो चोट लगा हुआ था, यहाँ दबा करके टाका लगा देते तत्काल, तो बच्चा एक्सपायर ना होता। पूरी अस्पताल की लापरवाही। पूरी लापरवाही। कोई वहाँ डॉक्टर कोई वो नहीं था? किसी को भी वहाँ जाने ही नहीं दिया। कोई था वहाँ मौके पर? केवल 2 ही लोग मौजूद थे वहाँ पर। कंपाउंडर थे, डॉक्टर? ये मैं नहीं जानती, लेकिन 2 लोग मौजूद थे वहाँ पर। जी। तो जब आपका बच्चा एक्सपायर हो गया जी, तब डॉक्टर ने उसको देखा? बाद में देखे, तुरंत मृतक घोषित कर दिया कि मर चुका, इसको ले जाइए आप। अच्छा। जी। अच्छा। और जो सेकंड वाला बच्चा है, उसका भी चोट लगा हुआ था, उसके ये लड़का ऐसे दबा। ऐसे जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर 2 लोग मौजूद थे। अब डॉक्टर थे, चपरासी था, कंपाउंडर था, ये मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि मैं अपने दुख में पागल थी उस समय पर। जो उस लड़के को हमने छुआ, उसका नाड़ी चल रहा था। फिर मैंने कहा इसको देख लीजिए, लेकिन उन लोगों ने कोई केयर नहीं किया। उसके बाद कितनी देर के बाद डॉक्टर ने देखा और आपको ये बताया? मेरे सामने उसको देखा ही नहीं गया। कितने घंटे बाद आपको बताया गया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया? वो तत्काल जब आपने नाड़ी छुआ था तब वो जीवित था? आधे घंटे के बाद बताया। आधे घंटे के बाद बताया बच्चा आपका। और जो सेकंड वाला बच्चा था, उसके टाके के लिए बार उस लड़के को राउंड लगवा रहे थे कि आप जाके टाका लेकर आइए। फर्स्ट राउंड में गया, टाका लेकर आया, फिर कहिए गलत है, दूसरा लाइए। फिर वो गया सेकंड राउंड में भी टाका लेकर आया। पूरा मार्केट छानने के बाद जायसवाल के यहाँ टाका मिला है। खुद डॉक्टर ने बयान दिया है कि जायसवाल के यहाँ टाका होगा। और डॉक्टर को कैसे मालूम है कि जायसवाल के यहाँ टाका रखा हुआ है? आप ये बताइए हमें। ठीक है, हम लोग आपके यहाँ आए, हम लोग। और इसको बिना देखे ही बच्चे को रिफर कर दिया गया कि इसको लेकर जाइए यहाँ से। 2 गोली इसको दी गई थी केवल। अब बताइए, इतना बड़ा घाव है और कह रहे हैं इसको चोट ही नहीं लगी है। सर में इसके डिफेक्ट था, यहाँ पर सर दवा हुआ है, सब कुछ हुआ है, सुइयां लगी है बराबर, तब ये लड़का उठ पा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को जैसे पता चला है, आपके यहाँ घटना तो कई दिन हो गई है, 17 तारीख को हुई है। 17 तारीख को हुई है। हम लोग विलम्ब से आए थे नहीं, अपने पार्टी के कुछ कार्यक्रम से लगे हुए थे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का फोन आया है कल रात में कि आपके बगल ही गांव में, कंजड़वा के बगल में कोई एक बाईपास पे बड़ी घटना घट गई है जो अनुसूचित समाज से आता है। तो क्या आप लोग नहीं पहुँचे हैं? तो हम लोगों ने, तो हम भी पूछना चाह रहे हैं भैया कि आज हम अनुसूचित ना हो करके अगर सबरण में होते तो सब अधिकारी और ये जो है विधायक दौड़ करके आते। मेरे आपकी बात में वही कह रहा हूँ। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच में, आपका हाल पाल चाल जाना गया है और आपके परिवार के साथ जो घटना घटी है, हम सरकार से और उसकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब आपका परिवार चला गया है, उसको तो हम लोग ला नहीं सकते। हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष आए हैं, हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी आए हैं, पासी जी आपके बगल के ही निवासी हैं, विधानसभा अध्यक्ष गुरुदीन जी,
और मैं आपके बगल का हूँ, हमारी पत्नी चेयरमैन है कोना की। हम आपकी लड़ाई, जैसा कि अभी हम लोग इनके पीड़ित परिवार के घर आए और जिस तरीके से इन लोगों से हम लोगों ने बात किया और इन्होंने अपना बताने का काम किया कि हमारा बच्चा, मैं गया था वहाँ उस दिन का बोलते कि जब हम देखे अपने बच्चे को तो हमारे बच्चे की सांसें चल रही थी, लेकिन उसको आधे घंटे के बाद बताया गया कि वो मृत घोषित हो गया। और इनके द्वारा पीड़ित परिवार के द्वारा ये भी बताया गया कि वहाँ पे हमको टाका लाने के लिए बाहर भेजा गया, जबकि ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं, क्योंकि इमरजेंसी ऐसी व्यवस्था को जिसके लिए क्या बोलते हैं इस प्रशासन ने ढिढोरा पीटती है हमेशा कि यहाँ हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये जो ढिढोरा पीट रही है इससे पता चल गया है कि यहाँ बिल्कुल झूठी और खोखली बातें हैं। और एक चीज़ हमने और बताना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से ये व्यवस्था को क्या बोलते वहाँ पे बैठ के जैसे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस व्यवस्था का क्या बोलते विधायक जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं वो जाके और अपना मोर्चा संभालते हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। मैं माननीय विधायक जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जनता आपकी क्षेत्र की है और ये जनता भी वोटर है यहाँ की, और जनता के बायदौलत प्रतिनिधि चुना जाता है, ना कि वो किसी प्रशासन और शासन की व्यवस्था से चुना जाता है, जनता के बायदौलत चुना जाता है। तो पहले उनको जनता के पास आना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि इस व्यवस्था में जो लिप्त हैं वो यहाँ के विधायक ही इस व्यवस्था को क्या बोलते चलाने का काम करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो इस व्यवस्था की ही यहाँ बैठ के दलाली कराने का काम करने का काम करते हैं। जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, उनको दलाल बना के बैठे हैं कि जिससे भ्रष्टाचार का होता है सीमा पे होने का काम किया जाए। तो इससे हम ये स्पष्ट दिलाना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ से भी इस चीज़ के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे इस सूबे में जहाँ पे खुलेआम ढिढोरा और ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मंत्री द्वारा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अस्पतालों की हालत एकदम से फिट है, बड़ी अच्छी है। उनको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जनपद श्रावस्ती के CHC इकौना में दवाओं को छोड़ के जो तत्कालकालीन इमरजेंसी सेवाएं होती, टाका जैसे जो चीज़ें होती हैं, धागा, वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो मरीजों को उपचार कहाँ से मिल पा रहा होगा। इसलिए मैं यहाँ के CMO और DM साहब से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जनपद श्रावस्ती के CHC इकौना में घोर लापरवाही हुई है, इसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ नई स्टाफ बैठाने का काम किया जाए। वरना अगर इस पीड़ित परिवार का जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जनपद श्रावस्ती का कार्यकर्ता मुख्यालय घेरने का भी काम करेगा अगर न्याय नहीं मिलता है। मुख्य काम जो अधीक्षक होता है, CHC का जो अधीक्षक होता है, उसी के अंडर में पूरे कर्मचारी होते हैं। जो जिले का जो अधीक्षक होता है वही लापरवाह होता है तो अदर कर्मचारी लापरवाह ही होंगे ही। तो मेन जो होता है वो अधीक्षक ही होता है। और अधीक्षक की लापरवाही से, जैसा कि इस पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि हम लोग जाके बताने का काम किया, हमको अपने मरीज को देखने नहीं दिया जा रहा था। हमने अपने मरीज को टाका का होते वहाँ बताया गया, टाका लाया गया। मैंने वहाँ के डॉक्टरों को बताया, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब बाद में डॉक्टर आए तो मैंने कहा कि वहाँ देख लीजिए, तो माननीय अधीक्षक महोदय द्वारा उनको उस मरीज को देखने का भी समय नहीं था। तो इसलिए मैं जानता हूँ ये घोर अपराध है, ये घोर अपराध है। और ये बिल्कुल मान लीजिए इकौना CHC भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका पूरा श्रेय माननीय यहाँ लोकल के विधायक जी दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने मीडिया में देखने का काम किया है कि उन्होंने जिस तरीके से अधीक्षकों CHC का पक्ष लेने का काम किया है, तो ये साबित हो रहा है कि उन्हीं के इशारे पे यहाँ का जो CHC अधीक्षक है एक पक्षीय काम करता है। का नाम है, तो ये एक पक्षीय काम नहीं चलेगा। जो अधिकारी होता है उसके लिए पूरी जनता होती है और वो सबको न्याय देने का काम करेगा। और मैं ये आशा विश्वास करता हूँ इस जिलाधिकारी महोदय से नहीं और यहाँ के CMO से नहीं कि इस पीड़ित परिवार का जो आरोप है कि हमको यहाँ के अधीक्षक द्वारा, अस्पताल द्वारा हमारे बच्चे का इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, मर गया, तो इसलिए पूरा आरोप उनका है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ के जो अधीक्षक है उनको बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे नए अधीक्षक को बनाने का काम किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सुविधा यहाँ की जो पीड़ित जनता है उनको मिलने का काम किया जाए। इसी के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ।